चलो देखो, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास, आउट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस which can be drawn parallel to a given direction, the moment of inertia of a body is least about an axis। मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे बताया गया है कि अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है, जरा क्वेश्चन समझना, यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है और बताया गया है कि हमारे पास ये जो 4 पॉइंट दिए गए, इन 4 पॉइंट से जाने वाली हमें एक्सिस बनानी है और वो एक्सिस आपस में कैसी होनी चाहिए? सारी पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। और तब पूछा गया है इनमें से किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। देखो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, इतनी बात समझिए यहाँ पे। अब जरा इसको देखो एक बार, क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन बोला गया? आउट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस हमारे पास बन सकती हैं, विच कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन के पैरेलल कई सारी लाइंस बना देते हैं, उनमें से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम किस एक्सिस के अबाउट होगा, ठीक है। देखो अब ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? देखो ये एक्सिस है, एक्सिस के बाद यहां पढ़ना एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चलो पहला पॉइंट। दूसरा आ गया हमारे पास एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एक्सट्रीम एंड, फिर आ गया एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसी तरह से चौथा पॉइंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। पहले तो एक बात समझो, अगर हम यहाँ पे बॉडी के बाहर जा रहे हैं या बॉडी के एक्सट्रीम एंड पे जा रहे हैं या बॉडी के बाहर जा रहे हैं, तो सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता कैसे? तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, I इज इक्वल टू ICM प्लस ma²। तो एक बात समझना, ये ICM क्या है? ICM हमारे पास बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती है। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली किसी भी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये हमारे पास इक्वेशन लगेगी। अब सोचो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये वाला ICM से बड़ा होगा कि छोटा होगा? जब हम ICM में कुछ ऐड करेंगे तभी तो ये आएगा। सोचो जरा ध्यान से, ये कब आएगा? जब हम ICM में कुछ ऐड करेंगे। और ये क्या है? ये किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है, बस वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ना पास होती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जब इसमें ऐड कर दोगे तब ये आई आएगा। तो पहले तो एक बात समझ लो, अगर हमारी एक्सिस किसी एक्सट्रीम एंड से जाएगी, एक्सट्रीम एंड मतलब ये इसका जो सरफेस है ये वाला, यहां से टच करती हुई चली जाए, या मान लो ये हमारे पास रॉड है, रॉड के एक्सट्रीम एंड से टच करती हुई जाए, ये एक्सिस, देखो ध्यान से, ये एक्सिस हमारे पास सेंटर से दूर हो गई है। अगर सेंटर से दूरी तो ये लगाओगे तो जो हमारे पास सेंटर से दूर हो जाएगी उनमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मतलब इन दोनों केस में मिनिमम तो नहीं निकल सकता। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां तक क्लियर हुआ? यहां पर तो मिनिमम तो नहीं निकाल सकते, इन दोनों केस में बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब बारी आती है इन दोनों केस की। देखो तुम्हें क्या बताया, ये हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है। अब यहां पर सेंटर ऑफ मास दिया ही नहीं है, या तो ज्योमेट्रिकल सेंटर दिया गया है या हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया गया है। तो अब एक बात ध्यान रखना है, ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है। C ऑफ M लिखा है, सेंटर ऑफ मास। ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? सोचो जरा, ट्रायंगल में ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है इसका सेंट्रॉइड, केंद्रक, कुछ याद आ रहा है? वर्ग का होता है जहां पर उसके विकर्ण काट रहे होते हैं, डायगोनल्स जहां कट करते हैं। इसी तरह से रेक्टेंगल का भी वही होता है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही हमारे पास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे पास C ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तुम्हें एक बात बताई थी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, ये दोनों बातें 90% केस में सेम होते हैं, लेकिन 10% में अलग अलग होते हैं कि नहीं? और जो सेम होते हैं वो केवल तब होते हैं जब बॉडी सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक मतलब ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसी हो, ठीक है। अगर बॉडी सिमेट्रिक है तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट होंगे। वैसे क्या होता है, सेंटर ऑफ मास हमारे पास एक अलग पॉइंट होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई एक्सिस जा रही है उसके अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी देता है? हमेशा मिनिमम वैल्यू देगा। बोलो इतनी बात समझिए यहाँ पे, ये बात क्लियर है सभी को कि मिनिमम कहां पर होता है? हटा दें, जिसको नोट करना हो नोट कर लो। चलो हटाते हैं।
देखो आगे, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्यूब इज मिनिमम अबाउट which of the following axis। देखो जरा, अब ये पूछा गया है कि अगर हम किसी क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो वो किस एक्सिस के अबाउट मिनिमम होगा। देखो ध्यान से, अब देखो इसका हमें ऑप्शन नहीं याद है, हम तुम्हें इसे करने का तरीका बता देते हैं। देखो जरा क्या करना है इसमें। देखो इस तरह से हमारे पास क्यूब है। अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कहां होता है, याद है कुछ, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट। अब देखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास चलो मान लेते हैं ये कहीं बीच में होगा हमारे पास पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, जहां पर इसके डायगोनल कट रहे हैं यहां तक। अब देखो, अब इससे पास होने वाली जो एक्सिस आएगी उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा, मिनिमम। ये बात क्लियर। लेकिन एक बात समझना, अब इससे जाने वाली तो हम सैकड़ों एक्सेस बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेस बना सकते हैं। क्यों, तुमने सीखा है कि नहीं, एक पॉइंट से हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं, जितनी मानो बना दो। बात समझा रही यहाँ पे, तो इस पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइनें पास होंगी। तो अब हमें तो केवल एक एक्सेस चाहिए ना, हमें वो एक्सेस ढूंढनी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा हो, मिनिमम। अब एक बात जरा सुनना, अब देखो क्यूब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तुमने नहीं पढ़ा, पढ़ोगे भी नहीं कभी, ठीक है, कभी नहीं पढ़ोगे। लेकिन एक बात समझना, एक तरीका बता रहे हैं, उससे तुम ये क्वेश्चंस आंसर करना सीख जाओगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो एक बात देखते हैं कि इससे जाने वाली हम कितनी एक्सेस बना सकते हैं। एक तो सबसे पहले एक काम कर लो, ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर एक्सिस बन गई। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर एक्सिस बन गई, हमारा क्यूब इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। ये सबसे छोटी एक्सिस है यहां से जाने वाली। सोचो जरा, अगर इस एक्सिस को जरा सा भी हिलाओगे डोलाओगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो इन दोनों प्लेन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कैसी होती है, परपेंडिकुलर। अगर इसको हिलाओगे डोलाओगे तो वो हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। चलो एक काम करते हैं, देखो हमारे पास इन जनरल आई का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। तो एक बात समझना, हमें यहां पर मिनिमम देखना है, ठीक है। अब देखो मिनिमम कैसे देखेंगे, चलो जरा देखते हैं, बहुत ध्यान सुनना। I बराबर mr²। अच्छा, ये r जितना छोटा होगा I उतना छोटा होगा। बात समझा रही है, मतलब हमें एक काम करना है, हमें I को मिनिमम रखने के लिए r को छोटे से छोटा रखना है। तो r को छोटे से छोटा रखने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली बड़ी से बड़ी एक्सिस देखनी पड़ती है। मतलब इससे पास होने वाली बड़ी से बड़ी एक्सिस कौन सी, इसका क्यूब का डायगोनल। देखो अगर हम यहां से इसको यहां पर ऐसे मिला दे तो अब ये जो डायगोनल देख रहे हो AB, ये डायगोनल हमारे पास सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली सबसे बड़ी एक्सिस है। ध्यान रखना, ये जो डायगोनल देख रहे हो AB, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली सबसे बड़ी एक्सिस इस क्यूब में, ठीक है। और अगर ये एक्सिस सबसे बड़ी है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। तो ध्यान रखना, इस डायगोनल क्यूब के डायगोनल के अबाउट हमारे पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। क्यों, देखो तुम्हें एक बात बताई थी कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम तब होगा जब ये r मिनिमम होगा। इतनी कहानी क्लियर, ये r मिनिमम होगा तो I मिनिमम होगा। और यहां पर बताया r, ध्यान सुनना, r को मिनिमम रखने के लिए हमें बड़ी से बड़ी एक्सिस ढूंढनी पड़ती है। अब ये r क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर ये एक्सिस है तो एक्सिस से पार्टिकल की जो दूरी होती है उसी को तो r कहते हैं। बोलो बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो एक बात समझ रहा, तुम यहां पर जितनी बड़ी एक्सिस लोगे वो उतना ज्यादा यहां पर डिस्टेंस कवर करेगी, उतने ज्यादा पार्टिकल्स को कवर करेगी। और जितनी बड़ी एक्सिस होगी पार्टिकल्स की इससे दूरी हमारे पास उतनी कम निकलती चली जाएगी।
पार्टिकल्स इसके चारों तरफ ज्यादा होंगे बजाय इस एक्सिस की। जरा ध्यान सुनना, ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ पार्टिकल कितने होंगे, जितनी लंबाई क्यूब की है। ये एक्सिस हमारे पास ऐसे है, इसके चारों तरफ पार्टिकल्स कितने होंगे, जितनी लंबाई डायगोनल की है। अगर क्यूब की साइड की लेंथ ए लेते हो तो डायगोनल होता है हमारे पास √3a। तो ध्यान रखना, इसका सीधा तरीका है, अगर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें ऐसी एक्सिस ढूंढनी है जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाए, और अगर सेंटर ऑफ मास से कई सारी एक्सिस पास हो सकती हैं तो हम ढूंढते हैं बड़ी से बड़ी एक्सिस। जितनी बड़ी एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम मिलेगा। बोलो बात समझ नहीं क्लियर, इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? अब देखो, इसमें एक डाउट आता है, जब ये बताते हैं तो बच्चों में एक डाउट आता है। जरा सुनना क्या डाउट। हमने ये बताया, ध्यान सुनना, हमने ये बताया कि एक्सिस जितनी बड़ी करोगे ये आर उतना कम होता चला जाता है। अब इसके बाद कुछ का दिमाग चलेगा कि अगर हम एक्सिस ये करते हैं एक्स वाई, ये मान लो थोड़ी देर के लिए एक्स वाई, अगर हम ये एक्सिस एक्स वाई लेते हैं तो इससे पार्टिकल की दूरी, यहां तक दूरी तो a/2 आएगी। अगर ये पूरी साइड a है तो ये आधी होगी a/2। दिमाग क्या चलता तुम्हारा कि यहां से तो दूरी a/2 है, लेकिन जब हम ये वाली एक्सिस लेते हैं तो जरा सोचो, अब ये पूरा डायगोनल √3a है, तो यहां से जो दूरी आएगी वो कितनी हो जाएगी, डायगोनल की आधी। अगर ये डायगोनल की आधी हो गई तो ये आ गया √3/2। अब बताओ कौन बड़ा, ये बड़ा कि ये वाला बड़ा? सोचो, ये हमारे पास है 0.5, √3 कितना होता है 1.732, 2 से डिवाइड करो, याद आएगा 0.8 कुछ आएगा, 0.866 आएगा। ये कितना है 0.5, तो ये तो बड़ा आ रहा है। हमने अभी कहा कि जितनी बड़ी एक्सिस होगी आर अपने आप उतना कम हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो आर बड़ा आ रहा है। तो एक बात समझना, ये हमारे पास दूरी आ रही केवल एक पॉइंट की, कोने की। सोचो एक पार्टिकल कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा। यहां पर जो a/2 डिस्टेंस है ये पूरी सरफेस a/2 दूरी पर है, तो यहां पर पार्टिकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दूरी कम होने के बावजूद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा निकलता है। तो बस तुम्हें यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हमें यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मिनिमम, तो सबसे पहले एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और उसके बाद उस फिगर की वो बड़ी से बड़ी एक्सिस होनी चाहिए। बोलो बात क्लियर? तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम निकलता है। तो इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। देख लो, हटा दे, हटा दे। देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो। देखो बोला गया, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल with its hands stretched outward and yes sir, now suddenly he pulls his hands down then what will be the change in its angular velocity? ठीक है, देखो इसमें हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन। पहला आ गया हमारे पास इंक्रीजेस, दूसरा आ गया हमारे पास डिक्रीजेस, तीसरा आ गया हमारे पास रिमेन्स सेम, और चौथा आ गया हमारे पास
नहीं पता, चौथा टिक कराओगे तुम, है ना। चौथा कर रहे हो यहाँ पे नन ऑफ द अबव। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है आप बॉय स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल, मतलब एक टेबल है जो रोटेट कर रही है, एक लड़का उसके ऊपर खड़ा है विद इट्स हैंड्स स्ट्रेच्ड आउटवर्ड, मतलब एक लड़का इस तरह से खड़ा है और उसके हाथ इस तरह से हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर। हाथ इस तरह से उसके स्ट्रेच हैं बाहर की तरफ, इतनी बात क्लियर यहाँ पे। चलो आगे देखो अब क्या बोला गया है। अब यहाँ पे बोला गया नाउ सडनली ही पुल्स हिज हैंड्स डाउन, इसके बाद वो हाथ अपने नीचे कर लेता है। ध्यान सुनना, नीचे क्या है, नीचे एक रोटेटिंग टेबल है, मतलब वो लड़का जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, पहले वो हाथ इस तरह से खोल करके रोटेट कर रहा है, फिर दोबारा वो क्या कर रहा है, हाथ नीचे कर लेता है। जैसे ही हाथ नीचे होते हैं और अब वो रोटेट होगा, तो अब बोला गया है इस पूरे प्रोसेस में एंगुलर वेलोसिटी में कैसा चेंज आएगा, वो बढ़ेगी कि कम हो जाएगी कि कुछ नहीं होगा या नहीं पता, क्या होगा नहीं पता, टिक कर दे, है ना। देखो आंसर, एक बात समझना, पहले तो जरूरी बात समझना, जब लड़का हाथ फैलाए हुए है, जब ये बॉय हाथ फैलाए हुए है, तो जरा सोचो इसके हाथ का जो मास है वो तो हमारे पास इस एक्सिस से दूर हो गया ना, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब मेरे सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही होगी, हम उसी के अबाउट तो रोटेट कर रहे होंगे, तो क्या है, मास हमारे पास एक्सिस से दूर है। जब मास एक्सिस से दूर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा निकलता है, बढ़ा हुआ। अब ये अगर हमारे पास हाथ नीचे कर लेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम। देखो ध्यान सुनना, पहले क्वेश्चन देखते तुम्हारा दिमाग इतना तो चलना ही चाहिए, क्या कि जब वो हाथ फैला के खड़ा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्यों, मास उतना ही है लेकिन अब आर ज्यादा हो गया। देखो जैसे ही आर पर आ जाएंगे तो आर कम हो जाएगा, आर क्या है, मास की एक्सिस से दूरी, जब इसको नीचे ले आओगे तो ये दूरी कम हो जाएगी। बात समझे यहाँ पे, इतना क्लियर हो यहाँ पे। तो अब जरा समझना चाहिए, इतना तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब हाथ बाहर की तरफ खुले हुए हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जब हाथ नीचे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। अब बारी आती है एंगुलर वेलोसिटी की। अब एक बात समझना, यहां पर जैसे ही लड़का हाथ नीचे करेगा तो उसके मोशन में चेंज आएगा, और तुम्हें बताया था कि मोशन में चेंज कौन लाता है, टॉर्क। स्ट्रेट लाइन मोशन कौन चेंज करेगा, फोर्स। रोटेशनल मोशन कौन चेंज करता है, टॉर्क, बल आघूर्ण। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। तो एक बात समझ, यहां पर टॉर्क तो लग ही नहीं रहा, और अगर बिना टॉर्क लगे हमारे पास चेंज आ रहा है तो एक बात तो कंफर्म है, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, जे बराबर कांस्टेंट होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टॉर्क तो कहीं लगा ही नहीं, लड़के ने बस हाथ नीचे कर लिए, ठीक है, टॉर्क नहीं लगा। बिना टॉर्क लगे अगर हमारे पास कोई रोटेशनल मोशन हो रहा है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम जे कांस्टेंट होता है, इसे कोणीय संवेग कहते हैं। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम कोणीय संवेग जे कांस्टेंट रखते हैं। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जे का फॉर्मूला क्या होगा, जे का फॉर्मूला होता है हमारे पास जे बराबर आई ओमेगा। ये बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे दो केस, पहला केस जब वो हाथ फैलाए हुए, दूसरा केस जब वो हाथ नीचे करे। तो यहाँ पे जरा समझना, जब ये J कांस्टेंट है तो ये दोनों केसेस में J बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले वाले में J1 दूसरे वाले में J2, ये बराबर होगा कि नहीं होगा। बात समझा रही है यहाँ पे, क्योंकि J कैसा है, कांस्टेंट। अच्छा, अब J क्या होगा, J हमारे पास फॉर्मूला आई ओमेगा, तो पहले केस में हो जाएगा I1 ओमेगा 1, दूसरे केस में हो जाएगा I2 ओमेगा 2। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में सभी को। अच्छा, I2 को नीचे ले आओ, I2 नीचे आ जाएगा तो ये हो गया I1 और अपॉन में आ गया I2, यहाँ पर बचा हमारे पास ओमेगा 2 और ये आ गया ओमेगा 1। यहाँ तक कोई परेशानी किसी को, चलो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को। चलो अब देखो, तुम्हें एक बात बताई थी, देखो बताया था कि जब वो हमारे पास हाथ फैला के खड़ा है, ये पहला केस, पहले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, दूसरे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मतलब कौन ज्यादा है, I1 ज्यादा है, I2 छोटा है। ये बात क्लियर। अगर I1 ज्यादा है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, ओमेगा 2। ओमेगा 1 उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा 2 उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल से बड़ी आ रही है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारे पास, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। बात समझ यहाँ पे कि नहीं है, इतना क्लियर हो सभी को। अब देखो, नोट करो जरा से, फिर कुछ और बताते हैं, जल्दी से नोट करो।
हटा दें। देखो इस चीज को मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं। अब देखो आप यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है और तुम्हें पता चल गया, क्या पता चल गया कि I1 बड़ा है I2 से, ठीक है। तो देखो इसको मैथमेटिकली कैसे करते हैं, यहाँ तुमने देख के समझ तो लिया तो वहां पे क्वेश्चन टिक कराओगे। लेकिन मान लो अगर पेपर सब्जेक्टिव होता तो कैसे करते, ये इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा डेवलप हो, खुले दिमाग, तुम्हें करना है, प्रोसेस करना है तुम्हें, ठीक है। देखो इतना तो पता चल गया कि I1 बड़ा होगा I2 से। अच्छा यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ I1 अपॉन I2 दिख रहा है। तो एक काम करो, I2 जरा नीचे ले आओ, तो यहाँ पर आ गया I1 अपॉन I2 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अच्छा I1 अपॉन I2 किसके बराबर दिया, ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। तो रख दो जरा यहाँ पे I1 अपॉन I2 की जगह रख दो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। तो यहाँ पर आ गया पुट, और ये आ गया I1 अपॉन I2 बराबर ओमेगा 2 अपॉन में आ गया ओमेगा 1। रख दो जरा, तो आ गया ओमेगा 2 अपॉन आ गया ओमेगा 1, ये आ गया हमारे पास ग्रेटर देन 1। ओमेगा 1 को यहाँ ले जाओ, तो आ गया ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। बोलो इतनी कहानी समझ यहाँ पे, ये सबको क्लियर हुआ पे। तो अब हमारे पास क्या है, पहले एंगुलर वेलोसिटी कुछ थी, बाद में ये आ गई, तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी बढ़ गई, ठीक है। नोट कर लो इसे। हटा दें, चलो आगे देखो। देखो यहां पर हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उससे और देख लो, फिर तुम्हारे नए चैप्टर शुरू करा। लिखो जरा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, आ रिंग स्फीयर सिलेंडर और डिस्क, ठीक है, आर rolling down an inclined plane of angle theta then which body comes first to the ground या बॉटम का। देखो यहां पर बोला गया है हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल कितना दिया गया, थीटा, ठीक है। और यहां पर बोला गया कि हमारे पास एक रिंग लुढ़क रही है, एक स्फीयर लुढ़क रहा है, एक सिलेंडर लुढ़क रहा है और एक डिस्क लुढ़क रहा है। क्यों कहा, देखो रोलिंग डाउन लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये रोल डाउन हो रहे हैं, ठीक है, ये लुढ़क रहे हैं। तो अब बोला गया नीचे सबसे पहले कौन आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट लिखा है ना, चलो ठीक है, फर्स्ट कर लो, लास्ट में अपना भी पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज और देख लो, यहां पर एक 4 चीजें लिखी हुई है, सिलेंडर और ये फिर आ गई डिस्क हमारे पास। यहां पर कर लो, दिख रहा है, ठीक है, यहां पर कर लो ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस, इन सबके मास और रेडियस सेम है, ठीक है। ना दिख रहा हो तो लिख लेना ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस, ठीक है, मास और रेडियस इनके सेम दिए, ठीक। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो अब देखो एक बात जरा समझना है, तुम्हें यहाँ पे क्या क्या पता है। तुम्हें इंक्लाइंड प्लेन के 2 फॉर्मूले पता है, एक तो वेलोसिटी का स्क्वायर तुम्हें पता है,
या जी एस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पर एक्सेलरेशन या 2GS, एक देखो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है? ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे ये इतने फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, अब जरा समझना, हमें देखना है कौन सी बॉडी पहले नीचे आ रही है। अच्छा ना देखो, अगर हम यहां पर एक्सेलरेशन निकाल दें इन सभी का, ध्यान सुनना, अगर हम यहां पे इन सभी का एक्सेलरेशन निकाल दें तो सोचो जिसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होएगा उसी के लिए टाइम मिनिमम आएगा। सोचो पहले, सबसे पहले कौन आएगा? जिसका नीचे आने का टाइम मिनिमम होगा वही तो आएगा नीचे। जरा समझना ध्यान से, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला था। अच्छा, जिसमें u क्या था? 0। u हमारे पास 0, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अच्छा जरा सुनो ध्यान से, अब सभी के लिए v तो कांस्टेंट होगा, जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो सभी के लिए कांस्टेंट आएगी। लेकिन अब जरा समझना, अगर हम यहां पर s की बात करें, क्या रुपए, यहां पर तुम इक्वेशन लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब एक बात समझना, u तो 0 था, ठीक है, u 0 है तो यह आ गया 0 प्लस 80। अगर मान लो हम टाइम निकालना चाहें तो कैसे आएगा? v अपॉन ए आएगा। तो एक बात समझना, हमारे पास यहां पर टाइम मिनिमम तब होगा जब a मैक्सिमम होगा। मतलब एक्सेलरेशन जितना ज्यादा टाइम उतना कम, और जितना टाइम कम बॉडी उतनी पहले आ जाएगी। बात समझा रही है पे? तो ध्यान रखना, हमें बस एक काम करना होता है, इन सभी फिगर्स का एक्सेलरेशन निकालेंगे, और जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा आ गया वो टाइम सबसे कम लेगा और वो सबसे पहले आ जाएगा। अगर मान लो ये फर्स्ट की जगह लास्ट पूछा होता तो आंसर कौन होता है? हमारे पास जितना कम एक्सेलरेशन उतना टाइम ज्यादा लेता और वो लास्ट में आता। बात समझ आ रही है क्लियर यहाँ पे? तो बस यहाँ पे तुम्हें सब कुछ किस पे चेक करना है? एक्सेलरेशन पे चेक करना है। चलो देखो ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पर सभी का एक्सेलरेशन निकालते हैं। देखो एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं, इसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल देखो। चलो पहला केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट हमारे पास है रिंग। चलो अगर रिंग का एक्सेलरेशन निकालोगे तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हें बाकी किसी चीज से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे k तो दिख रहा है ना, हमने सभी का मास सेम माना, सभी की रेडियस सेम मानी, g सबके लिए सेम होगा, थीटा सबके लिए सेम होगा, तो एक्सेलरेशन बदलेगा किस वजह से? k की वजह से बदलेगा। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो अब हमें यहाँ पे सभी की रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है, और सभी की रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के तुम्हें रखते जाना है, और सबका एक्सेलरेशन आता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना सिखाया था। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, इसको किसके बराबर कर देना है? m के स्क्वायर के बराबर कर देना है। देखो m से m कैंसिल, k क्या आ गया हमारे पास? r आ गया। लेकिन एक बात समझना, हमें चाहिए क्या होता है? 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो होता है। तो हमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो चाहिए। तो अब एक काम करेंगे, हम यहाँ पे k निकालेंगे नहीं, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखो यहाँ बचा 1, आर स्क्वायर दर भेज दो तो आ गया के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इतना बना गया। तो अब जरा एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन निकल करके आता है, ये आ गया हमारे पास g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 1/2। अच्छा 1/2 कितना होगा? 0.5, तो ये हो गया हमारे पास 0.5 g साइन थीटा, ये पहला एक्सेलरेशन आ गया। चलो हमने इसको a1 कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरे फिगर में बात करते हैं। देखो ध्यान से, दूसरा फिगर क्या बोला गया? स्फीयर। चलो जरा स्फीयर लेते हैं, केस सेकंड हो गया हमारे लिए स्फीयर। अब देखो ध्यान से, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर, इसको किसके बराबर कर देना है? m के स्क्वायर के। m से m कैंसिल, r स्क्वायर को नीचे ले जाओ, तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? 2/5 बराबर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू भी कहां रखनी है? हमें इस फॉर्मूले में रखनी है। ठीक है, चलो जरा रखते हैं।
तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, पुट वैल्यू ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वहां पर वैल्यू रखते हैं, तो यहां पर ए, अब ये सेकंड फिगर है तो ये a2 मान लिया। यहां पर क्या आएगा हमारे पास g साइन थीटा, नीचे जरा देखो 1 प्लस, और यहाँ पे क्या रखा है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आया कितना हमारे पास 2/5। एलसीएम ले लो, नीचे हो जाएगा 7, ऊपर जाएगा 5, तो a2 आ गया हमारे पास 5/7 g साइन थीटा। अच्छा 5/7 जरा डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 0.7, 7×7 होता कि नहीं होता, फिर 1 आएगा 0.71, इतना काफी है। ये आ गया हमारे पास जी साइन थीटा। इतनी बात समझिए यहाँ पे। तो अब इतना तो देख क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन रिंग से ज्यादा है, मतलब स्फीयर रिंग से तो पहले आ जाएगा। अभी बाकी का बाद में देखेंगे, नोट करो जरा, इतना नोट करो, फिर सिलेंडर और डिस्क भी निकालते हैं। ध्यान रखना भैया, सबका मास सेम है और रेडियस सेम है, इसी वजह से हम स्फीयर का भी मास m ले पा रहे हैं और रिंग का भी मास m ले पा रहे हैं। ठीक है, नोट करो जल्दी। हटा दें, याद रखना आंसर क्या क्या आया है। हमारे पास रिंग का आया है 0.5 जी साइन थीटा, हमारे पास स्फीयर का एक्सेलरेशन आया है 0.71 जी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। अब यहां पर आ जाएगा हमारे पास केस नंबर थर्ड में क्या है हमारे पास, सिलेंडर। ये आ गया हमारे पास सिलेंडर, देखो ध्यान से, देखो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास हाफ mr², इसको बराबर कर देना m²। m से m कैंसिल, r स्क्वायर को नीचे ले आओ तो ये आ गया 1/2, बगल में आ गया हमारे पास k² अपॉन r²। इतनी बात क्लियर। ये वापस उठा के रख दो, तो यहाँ पर k² अपॉन r² के लिए रखेंगे तो हमारे पास है एक्सेलरेशन a3। a3 का फॉर्मूला क्या हमारे पास, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² अपॉन r²। इसकी जगह हमारे पास 1/2 फिर से आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास a3 है, ये आ गया हमारे पास g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2, देखो k² अपॉन r² की जगह 1/2। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो 2 LCM हो जाएगा, तो 2 और 1 3, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास a3 की वैल्यू आ गई, और ये आ गया हमारे पास 2g साइन थीटा अपॉन 3। अच्छा 2/3 कितना होगा, 2/3 आएगा हमारे पास 0.66 जी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास a3 आ गया। इसी तरह से जरा केस 4 देखो, केस 4 किसके लिए, डिस्क के लिए। अच्छा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास वही होता है जो सिलेंडर का होता है। ये होता है हमारे पास हाफ mr² बराबर हो गया हमारे पास m²। m से m कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 बराबर k² अपॉन r²। अब ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर भी रिजल्ट सब वही आएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं a4 कितना हो जाएगा, यही एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास 0.66, और ये आ गया हमारे पास g साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास 3 आ गए, तीसरा वाला किसका है हमारे पास, सिलेंडर का। तो देखो सिलेंडर का एक्सेलरेशन कितना आया, ये आ गया हमारे पास 0.66, और ये आ गया g साइन थीटा। आखिरी आया हमारे पास डिस्क का, डिस्क का आ गया 0.66, और ये आ गया हमारे पास g साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर है, यहां तक समझ आया। अब देखो एक्सेलरेशन जिसका जितना ज्यादा वो उतनी जल्दी पहुंचेगा। सोचो जरा, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो बॉडी की वेलोसिटी उतनी जल्दी बढ़ती चली जाएगी और हमारे पास वो जल्दी नीचे आएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट आ रहा था वो कौन आ जाएगा, स्फीयर। स्फीयर सबसे पहले बॉटम में आ जाएगा, और जो लास्ट आ रहा है वो कौन आएगा, रिंग। रिंग का एक्सेलरेशन सबसे कम है तो रिंग लास्ट आएगी। इतनी बात क्लियर है। देखो पहले ही आ जाएगा, लास्ट में ही आएगा, दूसरे और तीसरे नंबर पे ही आएंगे। अब बताओ दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, बोलो। दोनों एक साथ आएंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया है। ठीक है, कौन दोनों, डिस्क और सिलेंडर। अब एक बात जरा सोचो, हमने सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर लिया हाफ mr²,
सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी तो होता है m ब्रैकेट में r² प्लस l²/12। लेकिन जरा सोचो, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये तब होता है जब वो इस सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करेगा, और वो जो अभी बोला हमने r² प्लस l²/12 वो किस एक्सिस के अबाउट होता है? वो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सोचो जरा, अगर ये सिलेंडर लुढ़क रहा है तो ये कैसे रोटेट करेगा? ये अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे ही तो रोटेट करेगा। तो यहां पे जरा समझना, हम हाफ mr² यूज करेंगे। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। और इसके बाद स्टेटमेंट लिख लेना भैया, एरो ना बना लेना, यहां लिख लेना, पूरा स्टेटमेंट लिखना। नोट करो, चलो हम लिखवाते हैं। नोट करो इसे, फिर हम लिखवाते हैं। लिखो, लिखो सब जल्दी से लिखो। सिंस, लिखो यहां तक नोट करने के बाद लिखो, सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज मैक्सिमम, so it takes minimum time, to come to the bottom, hence sphere comes first, ठीक। लिखो नेक्स्ट लाइन से, लिख लो। लिखो, इन द सिमिलर मैनर, acceleration of ring is minimum, so it takes maximum time, ध्यान रखना, अगर एक्सेलरेशन कम से कम है तो टाइम ज्यादा से ज्यादा लगेगा। इट टेक्स मैक्सिमम टाइम एंड कम्स लास्ट, हो गया? हटा दें, चलो हटा दें। और ध्यान रखना भैया, ये इस तरह क्वेश्चन देखे तुमने, तुम्हें अपने इजी नोट में कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के। प्रैक्टिस करना, जो ना आए वो पूछ लेना, ठीक है? अब देखो, रोटेशनल मोशन तुम्हारा पूरा हो चुका है। रोटेशनल मोशन के तुम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना शुरू कर। इसमें हमें न्यूमेरिकल अलग से कराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चैप्टर पढ़ाया है वो इसी तरीके से पढ़ाया ताकि तुम्हारे न्यूमेरिकल साथ साथ कवर होते चले, ठीक है? तो एक काम करना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, जो ना आए वो तुम व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है? और एक बात ध्यान रखना, कहां से प्रैक्टिस करोगे? देखो, मार्केट में इजी नोट आता है, ठीक है? तुम्हारी यूनिवर्सिटी का इजी नोट तुम्हें मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? एप्साइलन का, एप्साइलन पब्लिकेशन का इजी नोट ले लो। लेने को तुम कोई भी ले सकते हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज्यादा रेलेवेंट होता है, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ये ज्यादा बनाते हैं। इसका पैटर्न लगभग एग्जाम जैसा ही होता है, लगभग एग्जाम जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेने को तुम कोई भी ले सकते हो, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। तब एक ध्यान रखना, एप्सिलॉन का इजी नोट लोगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले लेना, ऑब्जेक्टिव पेपर का पेपर फर्स्ट, और उसमें से रोटेशनल मोशन प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। अभी जो पहला चैप्टर कराया था वो ना प्रैक्टिस करना, पहले चैप्टर की हमने केवल थ्योरी कराई है, अभी उसके न्यूमेरिकल्स नहीं कराए। रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल्स सारे करा दिए, लगभग हर टाइप का एक ही करा दिया, ठीक है। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और रोटेशनल मोशन में जो थ्योरी कराई है वही अपने आप में न्यूमेरिकल्स आते हैं उसी तरह के, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन प्रैक्टिस करना। अब देखो अगला चैप्टर शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। अब यहां पर हमारे पास आता है अगला चैप्टर, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। अब हमारे पास चैप्टर है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। देखो सबसे पहले तो एक बात समझनी है कि ये सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं। देखो ऐसे फोर्स जो दो बॉडीज के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अप्लाई होते हैं, ठीक है, उन्हें हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। मतलब ये जो लाइन देख रहे हो, फोर्स इसी के अलोंग लगना चाहिए। अगर अट्रैक्शन का फोर्स है तो इसके अलोंग ऐसे, और अगर रिपल्शन प्रतिकर्षण का फोर्स है तो ये इसके अलोंग बाहर की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिपल्शन का फोर्स लग रहा है और एक फोर्स यहां लग गया, इसका एक फोर्स यहां लग गया, ये नहीं होना चाहिए। अगर फोर्स लगेगा तो फोर्स दोनों बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगना चाहिए। और अगर कोई भी फोर्स दो बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है तो हम उस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो अब तुम्हें इसी फोर्स के अंडर बॉडीज के मोशन की स्टडी करनी है। बोलो बात समझ नहीं आती क्या? पढ़ने वाले हो चैप्टर में ही समझ आया? चलो आगे देखते हैं, देखो ध्यान से। देखो अब देखो हमारे पास सेंट्रल फोर्सेस का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, देखना ध्यान से। अब ये हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर आर्क है, या मान लो इसका पोजीशन वेक्टर ये हमारा आर है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हमारे पास कुछ इस तरफ ऐसे लग रहा है। तो अब एक बात समझना, अब हम अगर हम सेंट्रल फोर्स को फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा होता है। हमारे पास जो सेंट्रल फोर्स होता है वो होता है हमारे पास एफ आर इंटू आर कैप, ठीक है, जिसमें एफ आर क्या होता है ध्यान रखना। एफ आर हमारे पास आर का फंक्शन होता है, एफ आर इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है। हमारे पास जो एफ आर है ये हमारे पास आर का फंक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है? अब जरा सुनो ध्यान से, ये आर कैप क्या होता है? आर कैप हमारे पास डायरेक्शन होती है। कैसी डायरेक्शन? जो बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है, इस लाइन के अलोंग डायरेक्शन। मतलब या तो इस तरफ होगा आर कैप या तो इस तरफ होगा आर कैप। इतनी बात क्लियर है? ये हम तुम्हें बताएंगे जब तुम्हें वेक्टर फॉर्म पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जरा सुना, आर कैप क्या? आर कैप इज द डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू मास। मतलब जो दो मासेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है, उस लाइन के अलोंग क्या डायरेक्शन है? आर कैप। एफ आर क्या है? आर का फंक्शन। अच्छा जरा समझना, अगर मान लो हम तुमसे ऐसे कहते हैं कि एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो कुछ भी आएगा वेरिएबल केवल एक्स होगा। मतलब ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 टाइप का,
इसमें कोई y वेरिएबल नहीं आ जाएगा। अगर fx x का फंक्शन है मतलब इसमें वेरिएबल कौन होगा, केवल x। इतनी बात समझ आ रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जरा समझना, अगर हम अपने सेंट्रल फोर्स को इस तरह से लिखते हैं और उसमें अगर हमने ये कहा तुमसे fr इज अ फंक्शन ऑफ r, तो इसमें fr केवल r का फंक्शन है, बाकी r को छोड़ के सब कुछ क्या होगा, कांस्टेंट। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब एक बात समझना, ये जो fr देख रहे हो, ये fr हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है r की पावर n। ठीक है, r की कोई भी पावर हो सकती है हमारे पास, और ये हमारे पास इस तरह से r का फंक्शन आता है। तो अब जरा सुनो, अब सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन आती है हमारे पास, द फोर्स विच आर एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस ऑफ द बॉडी एंड डिपेंड्स अपॉन द nth पावर ऑफ डिस्टेंस r। r की nth पावर पर अगर डिपेंड करते हैं तो हम उन्हें सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ध्यान रखना, हिंदी में बता रहे, एक बार सुन लो। सेंट्रल फोर्स या केंद्रीय बल वो बल होते हैं जो दो बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के या रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। ठीक है, और उनका मान r की nवीं पावर के nवीं घात के बराबर होता है। ठीक है, हमारे पास किसी nth पावर पर वो डिपेंड करते हैं। बोलो, इतनी बात सुन यहाँ पे, ध्यान सुनना। अभी यहाँ पर हो सकता है तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो या कुछ नया नया सा लगता है। जब कुछ नया नया सा आता है तो इतनी जल्दी दिमाग में नहीं बैठता। अभी इन चीजों को तुम्हारे पिछले डाटा से कनेक्ट करेंगे। पिछला डाटा मतलब जो तुम 11th में और 12th में पढ़ के आए हो, अभी इनको उन चीजों से कनेक्ट करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। इतनी बात क्लियर, हटा दूं। अब देखो, अब ये जो चैप्टर शुरू हो रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा। देखो, हम कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करें, इसको अगर हम हटा के अब अगले टॉपिक पे जा रहे हैं तो तुम्हारा पहला काम है, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, अपने नोट्स उठाओ और उनसे जितना पढ़ा दिया है वो रीड करो। ठीक है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ो, नहीं तो वीडियो फिर से रिवर्स करके एक बार देख लो। ठीक है, देखो मैं अब देखो आगे देखते हैं। अब देखो, अब तुम्हें चीजें जरा समझ में आएंगी। अब हम यहाँ पे क्या लेने वाले, अब हम लेने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, अब हमारे पास आएंगे एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। तो देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल होता है हमारे पास सेंट्रल फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स का सबसे पहला एग्जाम्पल होता है। देखो दरअसल, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जरा समझना, हमें अगर मान लो हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो अब यहाँ पे माइनस आएगा और ये हमारे पास यहाँ पे r कैप और आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? नहीं क्लियर तो अभी होगी। देखो अब एक बात समझना, हमने तुम्हें जनरल फॉर्म क्या बताया था, वेक्टर f इज इक्वल टू एफ आर इंटू आर कैप। आर कैप को हटा करके जो कुछ भी है वो सब क्या होता है यहाँ पे, एफ आर। तो जरा इसको कंपेयर करो, तो यहां पर आ जाएगा कंपेयर इट विद वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ आर और ये आ गया आर कैप। तो आर कैप को छोड़ करके जो कुछ भी है वो क्या है, एफ आर। तो यहां पर हमारे पास आ गया देयरफॉर एफ आर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? अब देखो, तुम्हें एक बात बताएगी कि हमारे पास ये r का फंक्शन होता है, मतलब केवल वेरिएबल r होगा। सोचो r के अलावा क्या दिख रहा है, बाकी सब कांस्टेंट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इतनी बात समझा रही है? यहाँ पे r को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे जरा समझना, हम यहाँ पर इसको कुछ लेट कर लेते हैं। लेट c बराबर माइनस का कैपिटल G m1 m2। अब ये जो देख रहे हो हमने इसको यहाँ पे पूरा कांस्टेंट मान लिया। अगर कांस्टेंट मान लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ आर बराबर c अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जरा देखो, c तो कांस्टेंट है ना, अगर c कांस्टेंट है तो हमारे पास आ रहा है एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? अब देखो, एक बात और बताई थी कि यहाँ पर ये जो एफ आर होता है, ये एफ आर डिपेंड करता है आर की पावर n पे हमेशा। सोचो, इस केस में n की वैल्यू क्या है, यहां पर अगर n है तो यहां पर क्या है 2, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो इस केस में हमारे पास n बराबर आया -2। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई यहाँ पे? ये समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? तो अब एक बात समझना, n की अलग अलग वैल्यू हो सकती है।
एन कोई भी एक पावर हो सकती है, इंटीग्रल पावर, ठीक है। तो अब जरा सुनो, हमारे पास सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स ऐसे फोर्स जो बॉडी के दो बॉडीज के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग अप्लाई होते हैं, या तो उसमें अट्रैक्शन या तो उसी में रिपल्शन, ठीक है, उसी के अलोंग अप्लाई होंगे। इतनी बात क्लियर। अब यहां पर हमारे पास सेंट्रल फोर्स दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक आर का फंक्शन और एक आर के अलोंग डायरेक्शन। इतना तो सबको पता होगा कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने का काम करता है। इतनी कहानी क्लियर है यहाँ पे। तो हमारे पास पहला एग्जांपल आ गया हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स। इसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जांपल आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलाम का बल, कूलाम्स फोर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तुम्हें दिखा दिया। अगले जब तुम नोट्स देखोगे तुम्हें वहां पे कूलाम्स का फोर्स दिख जाएगा, कूलाम्स का फोर्स देखना। फिर जब अगले टर्न पे आएंगे तो अगले टर्न पे तुम्हें बताएंगे कि ये माइनस कहां से आया। मेरे हिसाब से तुमने माइनस इसके पहले इस फॉर्मूले में नहीं देखा होगा, ठीक है। तो अगले टर्न पे जब आएंगे तो इस माइनस को एक्सप्लेन करेंगे कि माइनस क्या क्या बता रहा है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? चलो बाकी फिर अगले टर्न पे।